हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग क्लास 9 की चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की क्वालिटी थोड़ा इंक्रीज करके देखिएगा। हो सके तो 360 में देख लीजिए, और वीडियो की स्पीड अगर स्लो लगे तो उसे आप 1.5 पे भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अध्याय 3 में हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर के बने होते हैं, और विभिन्न पदार्थों के परमाणु तथा अणु विभिन्न होने के कारण उनकी आकृति भी भिन्न भिन्न होती है। ठीक है। और पिछले अध्याय में जो हमने पढ़ा तो उनसे अब प्रश्न उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों होता है। दूसरा, क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं, जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। यानी डाल्टन ने कहा था कि परमाणु को हम और भाज्य नहीं कर सकते हैं। किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण वो परमाणु है। परंतु इस अध्याय में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा, और हम अपरमाणु कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में भी विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि रदरफोर्ड का मॉडल, जेम्स चैडविक, नील्स बोर, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो 18वीं सदी तक तो यही था कि परमाणु को और विभाज्य हम नहीं कर सकते हैं। फिर 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ा चुनौती था कि परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना। देखिए, आप धैर्य से इस वीडियो को देखते रहें, जो भी इंपॉर्टेंट बातें रहेगी मैं आपसे शेयर करूँगा, और एक बार देख लेने से आपका बेसिक जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो परमाणुओं के अविभाज्य ना होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिला। यानी कि परमाणुओं के अविभाज्य, यानी परमाणु को अविभाज्य नहीं कर सकते, इन सब का संकेत हमें कब मिला? स्थिर विद्युत तथा विद्युत चालन से, कि आखिर उसमें विद्युत कैसे प्रवाह होती है। और जैसे किसी सूखे हुए कंघी को अगर हम अपने बालों पर घिसते हैं तो वो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो यदि परमाणु के और परमाणु कण नहीं है तो ये कैसे संभव है? तो इसलिए ये वैज्ञानिकों में ये संकोच थी, ये जिज्ञासा थी कि परमाणु को हम और भी विभाज्य कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि पहला हमारा टॉपिक है पदार्थों में आवेशित कण। तो जैसा कि हमने अभी कंघी का उदाहरण देकर के बताया कि अगर हम सूखे हुए, यानी कि जो प्लास्टिक की कंघी होती है उसे हम अपने सिर के बालों से रगड़ेंगे तो क्या होगा कि वो पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। ठीक है। तो इस क्रियाकलाप से हमें क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। तो ये आवेश कहाँ से आता है? इसका उत्तर तब मिला जब ये पता चला कि परमाणु विभाज्य है। ठीक है। आखिर परमाणु के अंदर आवेशित कण हैं, तभी तो ये चीज़ें, विद्युत आवेश उसमें आ गया। तो परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने में कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। तो आपको बता दें कि जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी दी थी। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट करने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो वो जे टॉमसन ने की थी। और इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले ही ई गोल्डस्टीन 1886 में एक नए विकिरण खोज की थी, जिनका नाम उन्होंने कैनाल रे दिया था। और ये किरणें धनावेशित विकिरण थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि ई गोल्डस्टीन ने एक धनात्मक कैनाल रो की खोज की थी, और जिसके सहायता से दूसरे, ठीक है, अपरमाणु कणों की खोज में सहायता मिली। ठीक है। जैसा कि पहले बता दिया हूँ कि जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसके बाद जो दूसरा अपरमाणु कण था वो था प्रोटॉन। ठीक है। तो प्रोटॉन जो था वो इलेक्ट्रॉन के जैसा ही आवेश अपने ऊपर रखता था, परंतु इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, किंतु विपरीत। यानी कि इलेक्ट्रॉन यदि नेगेटिव, ऋणात्मक आवेश रखता था तो प्रोटॉन जो था वो पॉजिटिव आवेश रखता था। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश प्लस लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश ऋणात्मक माना जाता है। तो ऐसा माना गया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है ये दोनों मिलकर के परमाणु को बनाया है, जो परस्पर आवेश को संतुलित करता है। किंतु बाद में इन दोनों अपरमाणु कणों के अलावा एक तीसरा अपरमाणु कणों की खोज हुई, जिसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा।
ठीक है। और ये न्यूट्रॉन के बारे में हम पिछले अनुभाग में हम न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि ये कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं। हमें इस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिला। ठीक है। तो परमाणु की संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा, जिसके अनुसार परमाणु को और हम टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते थे, लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो गई तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की धारणा जो है वो गलत साबित हो गई। अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के भीतर किस तरह, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह से व्यवस्थित है। इसको समझने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कई सारे मॉडल प्रस्तुत किया, जिनमें पहला मॉडल था जे टॉमसन का, जिन्होंने ये कहा था कि परमाणु जो है एक क्रिसमस केक की तरह है। ठीक है, एक क्रिसमस केक की तरह है और परमाणु एक धनावेशित गोला था और जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह धंसे हुए थे। तो जे टॉमसन का ये कहना था कि क्रिसमस केक जो है एक धनावेशित गोला है और उसमें सूखे मेवे इलेक्ट्रॉन की तरह धंसे हुए थे। तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं, जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरफ बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति है। ठीक है, तो खाने वाला भाग वो धनावेशित था और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे हुए थे। ये जे टॉमसन ने बताया। तो टॉमसन का जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ लिखा हुआ है कि परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। देखिए ये बातें बार बार जो है ये रिपीट हो रही है, इसलिए कि आप इसे अपने दिमाग में इसे एडजस्ट करें। और दूसरी बात ये है कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं, यानी कि जितनी संख्या प्रोटॉन की होती है उतनी ही संख्या इलेक्ट्रॉन की होती है। ये परिमाण में समान होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देती है और इसलिए ये वैद्युत रूप से उदासीन होते हैं। यद्यपि टॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणाम को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका, जैसा कि हम आगे देखेंगे। तो दूसरा जो हमारा मॉडल जो था वो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, जिनका पूरा नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित होते हैं। तो उन्होंने एक प्रयोग किया कि एक तेज गति में चल रहे अल्फा कणों को, ठीक है, सोने की पन्नी पर जो है टकराया। तो इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। कितनी मोटी थी? 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। तो अल्फा कण द्वि आवेशित हीलियम कण होते हैं। तो जो अल्फा कण होता है वो द्वि आवेशित, ठीक है, हीलियम कण होते हैं, अतः यह धन आवेशित होते हैं। और चूंकि इनका द्रव्यमान कितना था? 4 यूनिट, यानी कि ये इनका भार भी अधिक था, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा थी। ठीक है, तो यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणु में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। ठीक है, चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। यानी कि अगर ये परमाणु है तो जब हम अल्फा कण को भेजेंगे तो ये जरूर टकरा कर वापस आएंगे जहाँ पे भी धन आवेशित होंगे, तो है ना। तो ये अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान और परमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे, क्योंकि प्रोटॉन से ये बहुत अधिक भारी थे। लेकिन अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। इसमें देखिए क्या क्या परिणाम निकला। पहला, जो तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। दूसरी चीज, कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए। ठीक है, बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए। ठीक है, आश्चर्यजनक रूप से लगभग 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। तो रदरफोर्ड के अनुसार, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें हैं कि रदरफोर्ड के अनुसार ये परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे कि आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़ों पर मारते हैं और वो लौट कर आपको ही चोट पहुँचाता है। अगर इसे ना समझ में आए तो आप इससे हम समझ सकते हैं जैसे कि ये जो है वायर है, ठीक है, और एक बच्चे को खड़े कर दिया जाए यहाँ पर और उसे पत्थर से मारने को लिए कहा जाए। ठीक है, तो क्या होगा कि ज़्यादातर पत्थर जो है वो तारों के बीच जो रिक्त स्थान है उससे बाहर निकल जाएंगे और बहुत ही कम ऐसे पत्थर होंगे जो वायर से टकरा के वापस आएंगे। तो इन सभी चीज़ों से रदरफोर्ड ने ये निष्कर्ष निकाला, ठीक है, कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, बहुत से कण, देखिए 12,000 में से एक कण जो है वही वापस आया था।
दूसरी चीज़ जो है, बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है, यानी बहुत कम कण। तो एक हीलियम जो है वो खुद ही द्विआवेशित धनावेशित कण है, ठीक है, जिसका 4 यूनिट द्रव्यमान भी है, और वो जब परमाणु के भीतर किसी धनावेशित कण से टकराता तो वो विक्षेपित हो जाता। लेकिन ऐसे कण बहुत ही कम थे जो अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि जो धनात्मक भाग है परमाणु के अंदर वो बहुत ही कम है। बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। यानी कि परमाणु के अंदर जो धनावेशित भाग है वो बहुत ही छोटे से भाग पर है, जिसे नाभिक कहा गया, ठीक है। तो आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि नाभिक की त्रिज्या जो है वो परमाणु की त्रिज्या से 10 पर पावर 5 गुना छोटी होती है, ठीक है, 10 पर पावर 5 गुना छोटी होती है। यानी कि परमाणु की त्रिज्या, ठीक है, नाभिक की त्रिज्या जो है वो परमाणु की त्रिज्या से 10 पर पावर 5 गुना छोटी होती है। तो अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि नाभिक के मॉडल, परमाणु का नाभिक के मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो उसका जवाब है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। तो इससे क्या क्या निकाला लक्षण? इस परमाणु का नाभिक के मॉडल है, इसमें क्या क्या लक्षण थे? तो पहली चीज़, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। एक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। हम आगे चल के ये पढ़ेंगे कि परमाणु का द्रव्यमान जो है परमाणु के जो 2 अपरमाणु कण है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो है गोलाकार या वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होती है। ये सभी चीज़ें परमाणु का नाभिक के मॉडल में बताया गया। अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियाँ क्या थी? तो रदरफोर्ड ने यह बताया था कि परमाणु जो है, परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर वर्तुल पथ पर क्या करती है? चक्कर लगाती है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इससे अन्य वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि कोई भी चीज़ चक्कर लगाती है गोलाकार आकृति में, तो वो हर क्षण अपना वेग बदलेगा और उससे ऊर्जा विकिरित होगी, और एक समय ऐसा आएगा कि वो ऊर्जा विहीन होकर के फिर वो केंद्र में समा जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होता है, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु अस्थायी होता है। कि अगर सारे इलेक्ट्रॉन विकिरित कर करके अपनी ऊर्जा खो करके यदि वो केंद्र से टकरा जाएगा तो परमाणु का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो ये जो है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां थी। अब बोर आए, ठीक है, बोर का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की कि पहला, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्ष कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो कक्षा है, पहली कक्षा को के कोष, एल कोष, एम कोष और एन कोष के नाम से, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी कक्षा है। और इसमें बताया गया कि हर एक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो निश्चित है और उससे ज़्यादा नहीं रह सकती है। जैसे ये कि पहली किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 2n² के फॉर्म में रहेगी, जहाँ पर जो n बराबर है वो 1, 2, 3, 4 कक्षा की संख्या है। जैसे कि पहली कक्षा में 2n² तो यहाँ पर 1², तो इस तरह से हो गया 2। यानी कि के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और दूसरे कक्षा में 2, ये दूसरी कक्षा तो n², ठीक है, यानी कि 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये सेकेंड और भी थे तो 2 का स्क्वायर, तो 2 2 4, 4 2 8। तो इस तरह से पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और फिर 18, फिर 32, 2 8 18 32, इतने पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन में क्लियर करके मैं बताता हूँ। तो नील्स बोर ने ये बताया कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक रह सकते हैं, दूसरी कक्षा में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक रह सकते हैं, और जब हम संयोजकता निकालते हैं तो 18 की जगह 8 भी रख सकते हैं, और जो चौथी कक्षा में अधिकतम जो है 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये नील्स बोर ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्ष में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, क्योंकि हर ऑर्बिट का जो है ऊर्जा जो है वो निश्चित है। जैसे कि हमारा जो अंतरिक्ष जो स्पेस स्टेशन है वो भी तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो भी बहुत स्पीड में। आप नेट में जाके सर्च कर सकते हैं
इतनी चक्कर लगाती है कि वैज्ञानिक शायद कई बार सूर्योदय देख लेते हैं इतनी रफ्तार में। तो एक समय के बाद ये जो स्पेस स्टेशन है ये तो पृथ्वी मतलब घूमते घूमते ऊर्जा विकिरित करते करते तो इसे पृथ्वी से टकरा जाना चाहिए, पर नहीं, ये उसी उस ऑर्बिट की जो भी ऊर्जा होगी उस गति से वो कंटिन्यू जो है मूव करता रहेगा। ठीक है, यही नील्स बोर ने बताया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि नील्स बोर ने 3 पुस्तकें प्रकाशित की थी। पहली पुस्तक है द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा, द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरा है एटॉमिक थ्योरी और द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, तीसरा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बोर का परमाणु मॉडल हो गया, अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। तो 1932 में जेम्स चैडविक ने एक और परमाणु कणों की खोज की जिसे न्यूट्रॉन नाम दिया गया, और इस पे कोई भी चार्ज नहीं था, ना ही पॉजिटिव थी ना ही नेगेटिव थी। ठीक है, और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था और इसलिए इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। हाइड्रोजन को छोड़ करके, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, हाइड्रोजन छोड़ करके ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। सामान्यतः न्यूट्रॉन को एन से दर्शाया जाता है। परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। ठीक है, जिसमें विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं तो अभी हमने बताया था। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32। यदि आप अभी 9th क्लास में हैं तो आपको 1 से लेकर के 20 तक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस लेकर के 1 से 20 तक आपको याद कर लेनी चाहिए। ठीक है, और एक चीज़, अच्छा, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं तो ये हमने आपको बता दिया कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथे में 32। ठीक है, देखिए, और सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। ऐसे संयोजकता किसे कहते हैं कि कोई भी तत्व अपने अंतिम कक्षा में उसको डुएट या ऑक्टेट, यानी अपने अंतिम कक्षा में अधिक से अधिक 2 या 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की वो साझा करता है या त्याग करता है, वही उसकी क्या होती है, संयोजकता होती है। तो आप यहाँ पे हमसे समझा देते हैं हाइड्रोजन का, जैसे कि एक होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का क्या है, ये नाभिक है। ठीक है, और ये हमारा परमाणु का ये क्या हो गया, ये हमारा ऑर्बिट हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्योंकि एक ही प्रोटॉन है तो इसलिए उसका जो प्रोटॉन है वो हम यहाँ शो कर सकते हैं, ये प्रोटॉन, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन होता है जो यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रॉन है, सॉरी। तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अब जैसे कि अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम का 2 परमाणु संख्या है, यानी प्रोटॉन भी 2, इलेक्ट्रॉन भी 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, ये नाभिक है और नाभिक के चारों ओर 2 है। तो आप जैसे अगर लिथियम की बात करें तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्योंकि लिथियम 3 नंबर पे है तो 3 प्रोटॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले कक्षा में और 1 इलेक्ट्रॉन पिछले कक्षा में। इसी तरह अगर हम कोई भी ले लें, जैसे कि अगर हम सोडियम की बात करें, ठीक है, सोडियम जो है वो 11 नंबर का है ना, 11 नंबर में आता है, यानी कि इसमें प्रोटॉन की संख्या 11 है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है, बट न्यूट्रॉन की संख्या 12 है, इसलिए इसका 23 एटॉमिक मास हो जाता है। तो वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। जैसे 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो हमने क्या बताया था, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और ऐसे 32। यहाँ पे आप 18 तो नहीं आएंगे तो 8 भी रख सकते हैं, ये सब में वो भी मैं बताऊंगा। जैसे कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो 2, ध्यान से देखिएगा, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 9 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, तो क्या हम 9 यहाँ रख सकते हैं, नहीं। दूसरी कक्षा में सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो हम अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख देंगे और हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में चले जाएगा। तो ये जो है, अब आप देखो कि इसकी संयोजकता कैसे निकालेंगे हम सोडियम की। तो कोई भी तत्व अपने अंतिम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है तो आप देखेंगे कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे दे, त्याग कर दे, ठीक है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उसमें पॉजिटिव जो है आयन आवेश आ जाता है, तो इसलिए इसे हम सोडियम प्लस आयन भी कहते हैं, क्योंकि इस 1 इलेक्ट्रॉन को उसने क्या किया, डोनेट कर दिया किसी को, तो अब उसके पास अंतिम कक्षा में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन बच गए। ठीक है, अब हम किसी दूसरे एग्जाम्पल को लेकर के देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं सल्फर। ठीक है, सल्फर जो है आपका 16 नंबर पे है। ठीक है, सल्फर, ओ माय गॉड, सल्फर 16 नंबर पे है, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2। अभी इनके पास कितना है, 14 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हम 14 इलेक्ट्रॉन सेकंड में रख सकते हैं, नहीं, क्योंकि सेकंड में 8 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो हमने 8 इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया, तो 2 8 कितने हो गए, 10, और कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके अंतिम कक्षा में चले गए, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि ये 16 नंबर पे है तो इसलिए इसमें कितने, 6 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में
आ गए, ठीक है, सॉरी। तो अब आप देखेंगे कि क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे? नहीं, इसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। अगर 6 इलेक्ट्रॉन को किसी के घर से 6 आदमी को अचानक से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें हम देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इसी वजह से इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है, सल्फर में 2 नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये हमें बताता है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, तभी तो इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। तो हमने संयोजकता के बारे में आपको बता दिया, ठीक है, अभी जस्ट बताया। तो कोई भी तत्व अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 या 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब जैसे हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन तो 1 नंबर पे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है। तो ये क्या करेगा? 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा? नहीं, ये अपने अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहेगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या करता है, किसी जैसे कि ऑक्सीजन से ही इसे अपना आखिर तत्व संयोजकता क्या होती है? संयोजकता वो पावर है जिसके द्वारा कोई तत्व दूसरे तत्व से जुड़ सकता है। जैसे कि देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो 8 नंबर पे है, ठीक है। तो 2 और 6, इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो हाइड्रोजन जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो साझा पे लगा देता है इधर से, ठीक है, और ये भी अपने साझा में 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हाँ, तो ऑक्सीजन क्या करता है कि ये भी साझा में अपना जो है, इसके अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4, ये 5 1 6। तो इस तरह करके जो है, ये देखो, ये हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि जो इस तरह से ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। तो इस तरह से तत्व आपस में संयोजन करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन क्योंकि ये अधातु है, ठीक है, ये हमेशा अपने 2 परमाणु के साथ आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसे डुएट कंप्लीट करना होता है। तो इस तरह से हमने संयोजकता के बारे में भी जान लिया। आगे हम देखेंगे परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान, इससे रिलेटेड हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि परमाणु संख्या क्या होती है। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन, जितने भी प्रोटॉन होती है वो उस परमाणु की संख्या होती है। जैसे मान ली कैल्शियम, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम जो है वो इसके नाभिक में 20 प्रोटॉन है, तो इसलिए इसकी परमाणु संख्या 20 हो गई, ठीक है। अब जैसे कि हम देखते हैं, परमाणु संख्या को जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही इसके परमाणु संख्या होगी। अब द्रव्यमान संख्या क्या? जो द्रव्यमान संख्या किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को क्या कहते हैं हम? उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहते हैं। जैसे कि देखिए कार्बन, यहाँ पे उदाहरण दिया है कार्बन, कार्बन का द्रव्यमान जो है वो 12 यूनिट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो इसलिए इसका 12 यूनिट हो गया। एल्युमिनियम में 27, क्योंकि एल्युमिनियम जो है 13 नंबर पर है, यानी कि 13 प्रोटॉन है इसमें, ठीक है, और 14 न्यूट्रॉन है, सॉरी। तो इसलिए इसका जो परमाणु द्रव्यमान है, द्रव्यमान संख्या, वो 27 यूनिट है। तो यहाँ पे अगर आप एकदम एग्जैक्ट एनसीईआरटी के देखना चाहते हैं तो एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, ठीक है। किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक इस प्रकार से दिखाया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि द्रव्यमान संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे, परमाणु संख्या यहाँ पे लिखेंगे, तत्व का प्रतीक यहाँ लिखेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं N7, तो ये 7 हमारा परमाणु संख्या या प्रोटॉन संख्या बोल सकते हैं, और यहाँ पे द्रव्यमान संख्या कहलाता है, और ये हमारा तत्व का प्रतीक हो गया। समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक होता है जिनकी परमाणु संख्या जो है वो समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, तो उनको हम समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक मतलब परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। आप कह सकते हैं प्रोटॉन की संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन की जो परमाणुविक स्पीसीज होते हैं वो है प्रोटियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है। इनको हम H1 H2, ठीक है, या H3 से भी डिनोट करते हैं। प्रत्येक की परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या 1 2 3 है। तो इस तरह के अन्य भी उदाहरण है, जैसे कि कार्बन 12 और 14,
यानी कि एक कार्बन का जो है वो 12 द्रव्यमान है, लेकिन एक कार्बन का 14 द्रव्यमान है। एक क्लोरीन जो 17 परमाणु संख्या समान है, ठीक है, क्लोरीन का, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है। क्लोरीन जैसे कि एक 17 और एक क्लोरीन का 35 यूनिट द्रव्यमान है, और यही क्लोरीन जो है 37 है। तो इसे हम समस्थानिक कहते हैं। और अब हम देखो, प्रकृति में क्लोरीन 2 समस्थानिक के रूप में पाया जाता है, जिसका द्रव्यमान 35 यूनिट और 37 यूनिट है, ठीक है। और ये भी याद रखिए कि 3:1 के अनुपात में होते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कि समस्थानिक के क्या यूज़ हैं, ये भी पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरेनियम एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। दूसरा, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। तीसरा, घेगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। इन सभी को कमेंट में आप लिख करके रिपीट कर सकते हैं ताकि आप कभी ना भूलें। तीन यहाँ पे पॉइंट है। एक, यूरेनियम को हम एटॉमिक रिएक्टर में फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, कैंसर में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग करते हैं, और घेगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग करते हैं। और एक दूसरी चीज़ है संभारिक। संभारिक जो है वो समस्थानिक के एकदम विपरीत होते हैं कि दो तत्वों जैसे कि कैल्शियम परमाणु संख्या 20 है और आर्गन परमाणु संख्या 18, यानी कि इनके परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, यानी कि आर्गन इसकी भी द्रव्यमान संख्या 40 है, कैल्शियम इसकी भी द्रव्यमान संख्या 40 है, पर इसकी परमाणु संख्या 18 है और इसकी परमाणु संख्या 20 है। तो संभारिक कैसे तत्व होते हैं? ऐसे तत्वों को हम संभारिक कहते हैं जिनकी परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है, तो इसे हम संभारिक कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।